तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और इस वीडियो में हम लोग कम से कम 100 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना प्रेमचंद्र ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो ये आपका रंगभूमि का अंश है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में आपका नवाब राय के नाम से लिखते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास कौन था? तो सूरदास एक अंधा भिखारी था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है, तो उसमें कौन अंधा भिखारी है? तो ये सूरदास है भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास किस अंग से दिव्यांग था? तो वो अंधा था, वह दृष्टिहीन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास अपने अंधेपन से ज्यादा भैरव और जगधर के किस व्यवहार से आहत था? तो सूरदास अपने अंधेपन से ज्यादा भैरव और जगधर के अपमान और उनकी ईर्ष्या की भावना से आहत था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जगधर सूरदास से ईर्ष्या क्यों करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंधा होते भी वह चैन से रहता था, साथ ही साथ भीख मांगकर आराम से खाता पीता था और कभी निराश नहीं रहता था। यानी कि उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सुभागी किसकी पत्नी थी? तो सुभागी आपका भैरव की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शराब के नशे में धुत भैरव की मार से के डर से सुभागी किसकी झोपड़ी में छुप गई थी? तो ये आपका सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहां छिपकर बैठी थी? तो ये आपका सूरदास की झोपड़ी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी? तो वो अपने पति की मार से बचने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसके हस्तक्षेप से भैरव सुभागी की पिटाई नहीं कर पाता है? तो सूरदास के हस्तक्षेप से भैरव सुभागी की पिटाई नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भैरव को सूरदास के खिलाफ उस्काने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? तो ये जगधर की भूमिका थी। जगधर ही क्या करता है? भैरव को उस्काता है, इस वजह से वो आग लगा देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जगधर किसका खोमचा लगाता था? तो ये मिठाई का खोमचा लगाता था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैरव की सूरदास से दुश्मनी क्यों हुई? तो भैरव की सूरदास से दुश्मनी इस वजह से हुआ था कि सूरदास ने सुभागी को क्या किया था? शरण दिया था अपने झोपड़ी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने जलाई थी? ठीक है, तो किसने जलाया था? तो भैरव ने जलाया था भाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो इसका कारण था कि झोपड़ी का जलना। ठीक है, झोपड़ी जल जाता है तो उसके बाद सारे लोग वहां पे आते हैं और सन्नाटा वहां पे छा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आटे की भांति राख, राख का मतलब हुआ बानी। ठीक है, को कौन बटोर रहा था? तो ये सूरदास बटोर रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आग ठंडी होने पर सूरदास राख को उलट पलट कर क्या खोज रहा था? तो ये अपने पैसों की पोटली को खोज रहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास ने अपनी पोटली में कितने रुपए जमा किए थे? तो सूरदास ने अपनी पोटली में 500 रुपए जमा किए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपये इकट्ठा कर रहा था? तो ये देखिए वो गया जाकर के अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए, साथ साथ विधवा के ब्याह के लिए और गांव में कुआं बनवाने के लिए, ये सभी के लिए क्या कर रहे थे? वो रुपयों को इकट्ठा कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि झोपड़ी के जले हुए
फूस की राख ना थी बल्कि यह सूरदास की डैश की राख थी। तो ये सूरदास की क्या थी, अभिलाषाओं की, जो वो अपना सपना देख करके रखा था कि गया जाएंगे, ये कुआं खुदवाएंगे, शादी करवाएंगे, ठीक है। तो उसकी अभिलाषा थी। तो ये उसकी जो झोपड़ी जली थी वो आपकी झोपड़ी की ये जले हुए की फूस की राख नहीं थी, ये उसका क्या थी, अभिलाषाओं की राख थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास को किस बात का दुख था। तो सूरदास को उसके झोपड़ी जलने की दुख नहीं था, उसके जो रुपयों की पोटली खो गई थी ना उसका दुख था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पोटली में रखे अपनी उम्र भर की कमाई से सूरदास कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता था। तो मिठवा की विवाह करना चाहता था, पितरों में यानी कि जो गया में जाकर के पिंडदान करवाना चाहता था, गांव में कुआं बनवाना चाहता था। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका नायक राम का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जगधर को किसने बताया कि उसने सूरदास की झोपड़ी जलाई और उसकी पोटली ले ली। तो ये बताया था भैरव ने। किसने, भैरव ने बताया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, खुद भैरव ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भैरव चुराई गई पोटली दिखाकर जगधर को क्या कहता है। तो ये कहता है कि देखो सुभागी को पनाह देकर मेरी अबरू बिगाड़ने की सजा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भैरव के पास सूरदास की पोटली देखकर जगधर के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होता है, जलन के भाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूरदास और सुभागी को किसने बताया कि पोटली भैरव के पास है। तो ये जगधर ने बताया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भैरव के पास पोटली होने की बात सुनकर सूरदास ने जगधर को क्या कहा। तो सूरदास ने जगधर को यह कहा कि पोटली और पैसा उसका नहीं है, किसी और का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूरदास क्या सोचकर जगधर को अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। तो ये सोचकर कि जो धन जमा करना भिखारी के लिए लज्जा की बात है, एक तो भीख मांगता है और उल्टी क्या कर रहा है, धन जमा कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वह बात को छुपाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सच्चाई सुनकर सुभागी वापस भैरव के पास जाने का निर्णय क्यों लेती है। तो इसलिए लेती है कि सूरदास की पोटली पाकर उसे वापस लौटा दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोते हुए मिठवा को घिसू क्या कहकर चिढ़ाता है। तो ये कहकर चिढ़ाता है कि तुम खेल में रोते हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि तुम खेल में रोते हो, या किसका कथन है। तो ये घिसू का कथन है। और किसको बोल रहा है, कमेंट कीजिए, अभी बताएं भैया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कमेंट करके जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि रोना छोड़कर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ में दोनों हाथों से क्या उड़ाने लगा। तो वहां पे जो आपका ये तो उड़ाने लगा जो राख का ढेर था ना उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका, इस ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मिठवा ने जब पूछा कि झोपड़ी को 100 लाख बार जला देंगे तो सूरदास ने क्या उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला आपका अब जो आपका आरोहण है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि आरोहण निम्न में से क्या है। तो एक आपका एक कहानी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए आरोहण कहानी के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है आपका संजीव। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था। तो ये आपका 11 साल बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रूप सिंह के गांव का क्या नाम था। रूप सिंह के गांव का नाम था माही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रूप सिंह को लग रहा था कि यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल में उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। यह सोचकर वह किस भावना से ग्रसित था। तो यह सोचकर आपका झिझक की भावना से ग्रसित था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि माही किस गांव से पहले पढ़ने वाला गांव है। तो माही आपका सरगी से पहले पढ़ने वाला गांव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। मतलब सरगी के पहले आपका माही आता था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उड़े हुए नीले रंग की
पहाड़ी पतलून और स्लेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र का बालक कौन था? तो यह आपका महिब था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप की मारी अभागिन लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? तो यहाँ पे सुपिन नदी को अभागिन कहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूलिया, इस कथन पर भूप सिंह के किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो इस कथन से आपका भूप सिंह के स्नेहशील की पता चलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता? यह कथन रूप सिंह के ने किसके लिए कहा है? तो यह कथन रूप सिंह ने आपका महिब के लिए कहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि महिब किसका पुत्र था? तो महिब आपका भूप सिंह और सेला का पुत्र था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महिब क्या करता था? तो महिब आपका घोड़ों पर लोगों को ढोने का काम करता था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? तो कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता आपका राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बचपन में रूप सिंह ने अपने बड़े भाई भूप दादा को पहाड़ी पर धक्का देकर क्यों गिरा दिया था? तो इसलिए गिरा दिया था कि भैया के हाथ की पकड़ से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रूप सिंह की इलाके की क्षेत्रीय भाषा निम्न में से कौन सी थी? तो उसकी क्षेत्रीय भाषा थी आपका गढ़वाली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्था की से कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो ये तनख्वाह मिलती थी आपका 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोक सिंह कौन था? तो त्रिलोक सिंह आपका गांव का एक बूढ़ा आदमी था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि त्रिलोक सिंह को पर्वतारोहण संस्था के बारे में जानकर क्या आश्चर्य हुआ? तो यह आश्चर्य हुआ कि सरकार पहाड़ों में चढ़ने के लिए तनख्वाह देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया गया है? तो इस कहानी में भूप दादा का जो चरित्र चित्रण है वो आपका आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले तथा फुर्तीले यानी कि ये सभी के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? तो इसलिए बोना पड़ गया था क्योंकि रूप सिंह के पास पहाड़ चढ़ने के साधन नहीं थे। साथ ही साथ भूप सिंह आसानी से भारी बोझ लेकर कुशलता से पहाड़ चढ़ गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भूप सिंह को हेमांग पहाड़ पर आकर क्यों बसना पड़ा था? तो इसलिए बसना पड़ा था क्योंकि मलबे में मकान, खेत, माँ बाप धंस जाने के कारण, साथ ही साथ अधिक बर्फबारी होने के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 और 3 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि वही पहाड़ कबर बन गया सबका, भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बर्फबारी के कारण उनका मकान, खेत, माँ बाप सब धंस गए थे। साथ ही साथ 10-10 किलोमीटर तक घसाव हुए थे। साथ ही साथ आपका बहुत ही अधिक तबाही हुई थी, रास्ते बदल गए थे, नदियां बदल गई थी, यानी कि सभी कारण थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सेला किसकी पत्नी थी? तो सेला आपका भूप सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है भाई, इस वजह से, ठीक है। आपका एक बार रिवीजन हो जाए तुरंत 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, इस वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि झरने को मोड़ने में भूप सिंह की किसने सहायता की थी? तो ये आपका सेला ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की है? तो इसमें स्त्रियों की आपका ये सभी छवि यानी कि दयनीय स्थिति, सरल जीवन शैली, परिश्रमी तथा अनपढ़, ये सभी शैली को यहाँ पे क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि गर्भवती सेला द्वारा भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेने पर सेला ने क्या किया? तो तब सेला ने क्या किया? सुपिन के में कूद करके आत्महत्या कर लिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि महिप ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया था? तो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह अपनी
मां की मृत्यु का दोषी भूप सिंह को मानता था इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका बिस्कुर की माटी जो आपका कहानी है उसके क्वेश्चन है कि बिस्कुर की माटी के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिस्कुर की माटी किस शैली में लिखा गया है? तो ये आत्मकथा शैली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बिस्कुर की माटी लेखक की किस पुस्तक से ली गई है? तो ये आपका नंगा तलाई का गांव से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिस्कुर की माटी में लेखक ने ग्रामीण जीवन के किन पहलुओं को प्रस्तुत किया है? तो इसमें ग्रामीण जीवन के आपका ये जो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 छूट गया है। ठीक है, कि गांव का प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, साथ ही साथ लोक कथाएं वो मान्यताएं नहीं छूटा है जी भैया, इधर आ गया है। ठीक है, साथ ही साथ जीवन में माँ का स्थान, ये सभी यहाँ पे क्या क्या है प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गांव का जीवन किस पर निर्भर करता है? तो गांव का जीवन प्राकृतिक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने किस फूल की विशेष उल्लेख किया है? तो यहाँ पे आपका कमल, कोइया, हरसिंगार, ये सभी फूल का विशेष उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि पूरब टोले के पोखर में कौन से फूल फूलते थे? तो यहाँ पे आपका ये फूलता था कि कमल का फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कमल के पत्ते को क्या कहा जाता था? तो कमल के पत्ते को पुरैन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अकाल के समय खाए जाने वाले कमल के नाल, कमल ककड़ी को क्या कहा जाता था? तो इसे भसीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोइया किसे कहते थे? तो कोइया कुमुद के फूल को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शरद ऋतु में कौन सा फूल फूलता था? तो शरद ऋतु में आपका हरसिंगार फूल फूलता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बच्चे की कौन सी क्रीड़ा जड़ के चेतना होने आने मानव जन्म लेने की सार्थक है? तो ये माँ का दूध। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बिस्कुर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है? तो यहाँ पे माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा, ऐसे अत्याचार की बात कही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेखक ने बतख से किसकी तुलना की है? तो माँ की तुलना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा सांप जहरीला होता है? तो आपका गेहूमन, जिसे फेंट्रा सांप कहा जाता है, ये आपका जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा सांप 2 मुंह वाला होता है? तो जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मजगिदवा सांप आपका 2 मुंह वाला होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि चेचक के रोगी के पास किसके फूल रख दिया जाता है? तो यहाँ पे नीम के फूल को रखा जाता है, नीम के पत्ते को भी रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। हम लोग भी गांव में यही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आपका कि कृष्ण किस पेड़ के डाली में झूला करते थे? तो आपका कदम के पेड़ में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फूल गंध देने के साथ ही और क्या करते हैं? तो ये दवा का काम करती है। उसके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका दवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गर्मी और लू से बचने के क्या उपाय किया जाता था? तो यहाँ पे ये उपाय किया जाता था कि आपका कच्चे आम का पन्ना पीना, कपड़ों में प्याज का ये गांठ बांधना, साथ ही साथ आम का लेप लगाना। ठीक है, जिस क्वेश्चन का सही उत्तर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ये सभी उपाय किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 वर्ष की उम्र में लेखक जिस युवती की ओर आकर्षित हुआ था वह उससे कितनी बड़ी थी? तो वो उससे 10 साल बड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग भी आकर्षित मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका आखिरी चैप्टर है अपना मलुआ खाऊ उजाड़ू सभ्यता। ठीक है, मैं जो लिखा आपका प्रभास जोशी ने, तो इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और ये आपका आखिरी चैप्टर है आपका सेकंड बुक का। ठीक है, कि अपना मलवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में किसकी रचना है? तो ये आपका प्रभास जोशी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता को रेखांकित किया है? तो लेखक ने आपका मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार के साथ साथ आपका मलबा में लोगों के रहने और जीने के ढंग, मलबा की संस्कृति और बारिश का, यानी कि ये सभी का क्या क्या है यहाँ पे आपका ये चर्चा क्या है, रेखांकित क्या है विशेषता को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लेखक के अनुसार
खाऊ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य है? तो लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता का तात्पर्य है कि जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि अपना मलबा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में किस सभ्यता को केंद्र में रखा गया है? तो इसमें आपका जल और पर्यावरण संबंधित को रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपना मलबा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक ने लोगों को किसके प्रति सचेत किया है? तो यहाँ पे पर्यावरण के विनाश के प्रति सचेत किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण किसे मानते थे? तो शहरों की ओर पलायन को मानते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें किससे अलग कर दिया? तो आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें जल जमीन से अलग कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपना मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता था जैसे पहले गिरता था, उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है कि प्रकृति और पर्यावरण से अत्यधिक छेड़छाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि मलबा में लोग नर्मदा नदी को नदी नहीं बल्कि क्या मानते थे? तो माँ मानते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। हिंदू धर्म में नदी को माँ ही माना जाता है ना, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, रुकिए थोड़ा सा, जस्ट एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि कितने सालों में इतना पानी वर्षा की गांधी सागर के बांध के सब फाटक खोलने पड़े? तो ये 67 सालों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी का कैसा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है? तो ये इसका सही उत्तर होगा सदा नीरा रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन यह समझते हैं कि वे ही पानी का प्रबंधन जानते हैं और पहले जमाने में लोग कुछ नहीं जानते थे? तो ये समझते हैं आज के इंजीनियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विक्रमादित्य, भोज और मंजू कहाँ के राजा थे? तो आपका विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये विजयनगर नहीं होना चाहिए, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मालवा के राजाओं ने पठारों में पानी रोकने के लिए क्या उपाय किए थे? तो ये उपाय किए थे, तालाब बनवाए थे, बड़ी बड़ी बवड़ियाँ बनवाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि आज के इंजीनियरों ने क्या किया जिससे नदी नाले सूखते जा रहे हैं? तो ये क्या कि तालाबों में गाद भरने दिया, साथ ही साथ आपका भूमिगत जल को बाहर निकाल लिया। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था? तो ये हाथी पीला नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि इंदौर से निकलने और उसमें मिलने वाली नदियों को कुव्यवस्था को क्या बना दिया? तो ये बना दिया था आपका साढ़े नाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नदियों ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन आज की सभ्यता नदियों को क्या बना रही है? तो अपने गंदे पानी का नाले बना रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस अखबार की लाइब्रेरी में सन 1878 से पानी की रिकॉर्ड मौजूद है? तो ये आपका नई दुनिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अतिवृष्टि वाले साल 1973 में कितने इंच बरसात हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 77 इंच। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या संभल कर रखने से पानी के मामले में दुष्काल का वर्ष मजे से निकल जाता है? तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी, नाले, तालाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जिसे हम विकास और औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो वास्तव में क्या है? तो ये उजाड़ की अब सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कमलेश सेन और अशोक जोशी द्वारा जाम की गई कतरने क्या बताती है? तो ये बताती है आपका वातावरण गर्म हो रहा है, ध्रुवों में जमी बर्फ पिघल रही है, मौसम चक्र बिगड़ रहा है, यानी कि ये सभी बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने धरती के तापमान को कितना बढ़ा दिया है? तो ये 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला और आखिरी क्वेश्चन आपका कि किस देश ने कहा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति में कोई समझौता नहीं करेगा? तो ये अमेरिका ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे टोटल 110 क्वेश्चन आप सभी को मैंने करवाया है और जो आपका सेकंड बुक था अंतराल, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन था। इससे पहले आपका और भी जो आपका फर्स्ट बुक था उसका क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।